Hello students, today we are back with another video from class 10 which is of heredity and evolution. So, firstly we will talk about heredity कि heredity होती क्या है. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि heredity की शुरुआत होती है sexual reproduction से, from the sexual reproduction. The mode of reproduction that involves two individuals, one male and female, that mode of reproduction is known as sexual reproduction. So, by the fusion of male and female gamete, a new organism is formed. So, this is the process of sexual reproduction, and after that, a zygote is formed, and then a baby is developed from that. Okay. So, the next thing is heredity. Heredity से हम क्या समझते हैं? So, the heredity is the process by which the features of one organism is passed to the another organism from one generation to another generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो ट्रेड्स पास ऑन होते रहते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी. तो हाँ, ये कैसे पास ऑन होते हैं कोई कैरेक्टर? आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पापा के सपोज कीजिए कहीं तिल है तो हो सकता है आपके भी वहाँ पर वही तिल हो, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी के कोई और ऐसी फीचर हो जो से बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हमारे खानदान की निशानी है ये कि सबके पैरों पे तिल होता है या फिर सबके नेल्स येलो. So the heredity is a process by which the features of one organism is transferred to the another organism of another generation. That means कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर या कोई भी ऐसा ट्रेट जो हमें हमारे दादा दादी से, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी. दैट मीन्स पास ऑन ऑफ वन कैरेक्टर टू द अनदर जनरेशन. ओके, सो हाउ द हेरिडिटी अकर. हेरिडिटी होती कैसे? दैट मीन्स कि आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसी चीज़ होती है, कभी कभी हमारे पेरेंट्स में बोलते हैं कि ऐसा तुम्हारे पापा का भी है और ऐसा तुम्हारा भी है. कभी कभी ब्राउन बाल होते हैं किसी के, तो उनके बच्चों के भी ब्राउन बाल होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है. दैट मीन्स आपको आपकी एंसेस्टर से मिली हुई है ये चीज़. ठीक है, तो ये हेरिडिटी होती कैसे है? जीन्स के थ्रू होती है. जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन्स होते हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक्स के अपने अपने एक अलग प्रकार के जीन्स होते हैं जो पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी फीचर्स होते हैं द यंग वन में, द न्यू ऑर्गेनिज्म में जो फीचर्स होते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा फीचर जरूर आता है जो पुरानी जनरेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और अब आगे वाली जनरेशन में भी वो एग्जिस्ट करता है. सो जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. Okay, when we talk about the heredity, then the name comes to our mouth is Mendel work. Gregor John Mendel. He was a scientist and he is known as the father of genetics. उन्होंने ही ये चीज़ें बताना स्टार्ट किया था कि कैसे कैरेक्टर्स जो है वो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में पास ऑन होते रहते हैं. उन्होंने हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था. उन्होंने पूरे मॉडर्न जेनेटिक्स की फाउंडेशन बनाई थी. उन्होंने 3 लॉज दिए थे, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिनके बेसिस पे पूरा जेनेटिक्स जो है वो डिपेंड करता है. उन्होंने कुछ ट्रेड्स, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे पता चले कि कौन से कैरेक्टर पास ऑन होते हैं और कौन से कैरेक्टर्स पास ऑन नहीं होते हैं. ये सब करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स. Okay, now we will study about the Mendel's experiment, what experiment he conducted to study about the heredity and the genes and the characters and the traits. Okay, so what he did, he took peas plant. He used pea plant for his experiment. So he used tall tea plant and he represented it as capital T. These are the trait of tall pea plant, capital T and capital T. These are the trait or characters of tall plant. And he took another plant of short height and he represented as small t and small t. And the trait of this is small t and small t. When he made cross between these two plants, what he found that capital T and small t, capital T and small t
capital T and small t, and again capital T and small t. And this capital T and capital T represented tall plants, small t and small t represented short plants, and this capital T and small t represented also tall plants. That means this is the first F1 generation. This is F1 generation. So what he found that in first generation the recessive character वो होता है जो दब जाता है, दैट मीन्स वो उभर नहीं पाता है F1 जनरेशन में, और डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो अच्छे से उभर के आ जाता है फर्स्ट जनरेशन में. तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो तो था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, बट जो रेसेसिव कैरेक्टर था स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, इट गॉट डिसअपीयर्ड इन द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में उस स्मॉल टी के लिए कोई जगह नहीं थी. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि फर्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई बिल्कुल टोटली डिसअपीयर हो चुका है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. व्हाट ही फाउंड वाज ओनली टॉल ट्री वर बोर्न फ्रॉम द क्रॉस ऑफ tall plant and short plant of P. Next, what he did, he took the F generation plants, that was this capital T and small t, that means a tall plant. Capital T and small t is tall plant. Capital T and capital T is also tall plant, and small t and small t is a short plant. So the characters are these: capital T, small t, capital T and small t. So he again made a cross between these generations. So what he found? Capital T and capital T, capital T and a small t, that means also a tall plant. Capital T and small t, that means again a tall plant. Small t and small t. He found that a plant with a short height again appeared in the F2 generation. In F2 generation there was a plant which was short heighted. All were tall, but one plant was of short height again. But in F1 generation there was no plant of short height. What he concluded that the recessive character which totally disappeared in the first generation got reappeared in the F2 generation. जब आगे वाली जनरेशन आई तो जो कैरेक्टर पूरी तरह से डिसअपियर हो गया था फर्स्ट जनरेशन में, वो दोबारा से उभर के आ गया कब? इन द F2 generation. He concluded this from his experiment. So by his experiment, by the pea plant experiment, Mendel concluded that the characters which are recessive in first generation get reappeared in the second generation. ठीक है, तो जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद ये कंक्लूड कर दिया था, तो हमें पता चला कि हाँ, हेरिडिटी का बेसिक जो था, जो द फाउंडेशन ऑफ द जेनेटिक्स ही लेड दैट. ओके, व्हाट आर कैरेक्टर्स, व्हाट आर द ट्रेट्स? ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते रहते हैं. ट्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, हेरिडिटी ट्रेट्स एंड द एक्वायर्ड ट्रेट्स. एक्वायर्ड वो होते हैं जो हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं, बट हेरिडिटी ट्रेट वो होते हैं जो हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या एंसेस्टर्स से मिले होते हैं. इसका एग्जाम्पल है फ्री ईयर लोब एंड द अटैच ईयर लोब. कुछ लोगों का जो ईयर लोब होता है वो अटैच रहता है इधर चिन की साइड से, और कुछ लोगों का फ्री होता है. मोस्टली लोगों का क्या होता है? फ्री होता है. दैट मीन्स दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर.
क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्री ईयर लोब पाया जाता है, अबाउट 90% लोगों का फ्री ईयर लोब होता है, बट 10% लोगों का अटैच होता है, दैट मीन इट इज़ अ रेसेसिव कैरेक्टर, दैट मीन्स इट इज़ अ रेसेसिव कैरेक्टर। तो मेंडल ने इन्हीं कैरेक्टर्स, इन्हीं के बारे में बताया था, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो वेरी करते हैं सबके, हर कैरेक्टर का अपना एक पर्सनल जीन होता है। जैसे अभी हमने पी प्लांट एक्सपेरिमेंट में देखा कि टॉल प्लांट का था कैपिटल टी एंड शॉर्ट प्लांट का था स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये जीन्स वेरी करते हैं। लॉज ऑफ मेंडल के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने बताया था कि हर जीन के 2 एलेलीज होते हैं, 2 एलेलीज होते हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। दैट मीन्स अगर एक टॉल है तो दूसरा शॉर्ट होता है, लेकिन जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को हर हाल में एक्सप्रेस करता है, इन एनी कंडीशन इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि उन्होंने बताया दैट द dominant character will however express itself in the generation, that means dominant character अपने आप को हर हाल में बाहर लेकर आता है। ये थी लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेज दैट traits get segregated, that means separated during the formation of gametes without any mixing of alleles। that means law of segregation में उन्होंने ये कहा जो traits होते हैं वो completely separate हो जाते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म में, तभी totally अलग हो जाते हैं, separate हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें उन्होंने कहा था दैट ट्रेट्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि हर कैरेक्टर के अपने पर्सनल ट्रेट्स होते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग पहले से ही हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई द लॉ इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम बात करेंगे जेनेटिक वेरिएशंस की। आपने देखा होगा हर पर्सन के अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक फैमिली के होने के बाद भी उनके जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, उनके अलग अलग किस्में होते हैं, अलग अलग फीचर्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस। जो उनके ब्लड में डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो एक दूसरे से वेरी करते हैं, जिस वजह से ये जो एक ही फैमिली के लोग होते हैं डाइवर्स होते जाते हैं। दैट मीन्स उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते जाते हैं। दिस इज नोन एज जेनेटिक वेरिएशन, कि एक ही कॉमन फैमिली में होने के बाद भी सबके जीन्स वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन। किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव रह जाता है। सो दिस इज सिलेक्टेड बाय द नेचर अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कौन सा ट्रेट फेवरेबल है उसको चूज किया जाता है और वही स्पीसीज सिलेक्ट हो जाती है एंड दैट कैरेक्टर इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ये जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज होती है उन्हीं में से चूज किया जाता है। अच्छा, इसमें कैसे चूज करते हैं? द थिंग इज द ऑर्गेनिज्म विच इज बेटर कोप अप टू द एनवायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी प्लेस के लिए जो एनिमल या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कोप अप होने लगता है वहाँ के वेदर से, वहाँ के क्लाइमेट से, और वहाँ की उसकी सर्वाइविंग कंडीशंस बढ़ जाते हैं, उसके सर्वाइविंग चांसेस बढ़ जाते हैं उस एनवायरनमेंट के लिए, तो वही कैरेक्टर पास ऑन होता है। और जो ऐसा कोप अप नहीं कर पाते हैं वो कैरेक्टर रेसेसिव हो जाते हैं। दैट मीन्स वो F2 जनरेशन या F3 जनरेशन किसी और जनरेशन में पास ऑन होते हैं। बट नेचर सिर्फ उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को पास ऑन करता है, उनको ही सिलेक्ट करता है पास ऑन होने के लिए, जो उस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना सीख लेते हैं, उसकी अपनी फेवरेबल कंडीशंस के साथ रहना सीख लेते हैं, उन्हीं को जो नेचर है वो क्या करता है, पास ऑन करता है। एंड दैट ट्रेट आर नोन एज अ डोमिनेंट।